गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 10th की फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने के स्रोत कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। पिछले टॉपिक में वैद्युत क्या है और आवेश क्या है, अचालक और कुचालक क्या होता है, वहाँ लगभग चीज़ों पर बात कर ली गई है। एक जगह शायद शब्दों में चयन में थोड़ी सी गलती हुई है पिछले चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। संभवतः कहा गया था अर्धचालक के बारे में कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अपने अंदर से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, लेकिन जब उनके अंदर कुछ अपद्रव्य मिला दिए जाते हैं तो वह अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। ऐसे चालकों को अर्धचालक कहा जाता है। तो जहाँ विद्युत धारा शब्द है वहाँ शायद ताप का प्रयोग हो गया था, तो उसको ध्यान दे दीजिएगा और परिवर्तन कर लीजिएगा अगर ताप उसमें लिख दिया गया या बोल दिया गया है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक, अर्धचालक, सुचालक और कुचालक की व्याख्या हो गई थी। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा काम है वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। क्या है? वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। शब्द से ही क्लियर है कि वे कौन कौन सी चीजें हैं कि जिनके द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें वैद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का नाम दिया गया है। हम एक एक नाम लिख करके उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, सबसे उत्तम स्रोत है। वैसे तो जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का जो मूल स्वरूप है, जो मूल स्रोत है, जहाँ से वो सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, वह सूर्य ही है, सोलर एनर्जी ही है। तो सौर ऊर्जा क्या होता है कि सौर ऊर्जा ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसके द्वारा हम सौर भट्ठियों से, सोलर सेलों से सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके वैद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग लाते हैं। यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है? अगला जल ऊर्जा। जल ऊर्जा क्या होती है? आपने सुना होगा कि भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, तमाम बांध बनाए गए हैं। और इन बांधों में क्या होता है कि बांधों में हम एक बांध बनाते हैं और वहां पर जलाशय के तल को, जल के तल को ऊंचा करते हैं। तो जब जल का तल काफी ऊंचा हो जाता है तो उस ऊंचाई से जब हम जल को नीचे छोड़ते हैं तो चूंकि वह ऊंचाई पर होता है, इसलिए क्या होता है कि हाफ mv² वो गतिशील हो जाता है और हाफ mv² के तहत उसके अंदर एक गतिज ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और इस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा नीचे रखे हुए टरबाइन को क्या होता है कि एक पंखड़ी होती है। इस पंखड़ी में ऐसे प्लेटें लगी हुई होती हैं और जब ऊंचे से यहाँ पर जल गिरता है तो इस जल के प्रभाव से पंखड़ी नाचती है और जब ये नाचती है तो ये वाली आ जाती है, ऐसे चलती ही रहती है। और इसके शाफ्ट से हम क्या करते हैं? विद्युत जनित्र जोड़ देते हैं और विद्युत जनित्र की सहायता से जल ऊर्जा से हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अगला आपका है, अगला स्रोत वो है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा जो है, पहले आपके पवन ऊर्जा, पहले आपके वन विहार में पवन चक्की लगी हुई थी, फिर भी कहीं कहीं कुछ जगहों पर आपको पवन चक्की देखने को मिल जाएगी। पवन चक्की क्या होती है? छोटे जब आप थे तो फिरकी नचाते थे, या अब भी मेले में फिरंगी बिकती है, फिरकी, ऐसे उसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं और जब हवा का वेग इस पर पड़ता है तो ये तेजी से नाचती है। तो जैसे ये छोटी सी फिरकी हम बनाते हैं कागज की,
ऐसे ही लोहे के बहुत बड़े बड़े पंख बना दिए जाते हैं, और जब उन पंख पर आकर के पवन ऊर्जा टकराती है तो पवन ऊर्जा के टकराने से वो फिरकी नाचने लगती है। ठीक है, तो जब वो फिरकी नाचने लगती है तो साफ्ट और धूरे की सहायता से हम दंतुरदंड चक्र व्यवस्था से उस नाचती हुई फिरकी में जो गतिज ऊर्जा होती है, वायु के दबाव से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को धूरे और साफ्ट की सहायता से नीचे ले आते हैं, और उस ऊर्जा जो नाच रहा है फिरकी, उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, आटा चक्की चलाने में प्रयोग में लाते हैं, पानी निकालने में प्रयोग में लाते हैं, और साथ ही अगर उस पर एक हम विद्युत जनित्र लगा दें तो विद्युत जनित्र लगा देने के बाद क्या होगा कि वह फिरकी पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो आपने बचपन में फिरंगी नचाई है, एकदम बिल्कुल वही फिरकी जो है, फिरंगी जो है, उसी फिरंगी के जैसा लोहे का बड़ा यंत्र बनाया जाता है, और उसके घूमते हुए धुरे पर एक टर्मिनेटर शाफ्ट लगाया जाता है, और वो शाफ्ट जो होता है वो दंतुरदंड चक्र व्यवस्था से कोल्हू देखे होंगे, कोल्हू की तरह उसकी गति को नीचे लाता है, और उस गति का प्रयोग करके हम वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। अगला चीज क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। नंबर 4, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, अब ध्यान दीजिए, नाभिकीय ऊर्जा क्या चीज होती है। आपको पता था कि जब आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण नहीं दिया था तो भौतिक विज्ञान के लोग ये मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग संप्रत्यय हैं। यानी कि दो अलग अलग संप्रत्यय होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जैसे ही द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² आया, तुरंत हमको ये पता चल गया कि हम द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब ये चीज हमको पता चली तो इसके सहायता से हम नाभिकीय रिएक्टर बनाए। क्या बनाए? नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं कि इसमें यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम जैसे बड़े परमाणुओं का विखंडन किया जाता है। तो जब नाभिक का विखंडन होता है तो उस नाभिकीय विखंडन में द्रव्यमान की क्षति होती है, और जब द्रव्यमान की क्षति होती है तो जो द्रव्यमान विलुप्त होता है वह द्रव्यमान बनता क्या है? वह द्रव्यमान प्रकाश बन जाता है और ऊर्जा बन जाती है। अब इस परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में जब हम चेन रिएक्शन करवाते हैं तो उस चेन रिएक्शन के परिणाम स्वरूप वहां अपार ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम क्या करते हैं, उस ऊष्मीय ऊर्जा को पानी गर्म करने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पानी गर्म कर देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और पानी गर्म हो जाता है। अब जब पानी गर्म हो जाता है तो इसको बड़े बड़े बॉयलरों में पानी गर्म करने के बाद जेट के रूप में बाहर निकालते हैं। जेट का मतलब क्या है? खूब तेजी से जेट के रूप में बाहर निकलता है। और जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे पंखुड़ी लगे हुए पैनल्स लगा दिए जाते हैं। अब ये जेट जब तेजी से इसके ऊपर पड़ता है, जो भाप का जेट होता है, तो इस जेट के परिणाम स्वरूप तेजी से ये पंखुड़ी क्या होती है? घूमती है, और इसके शाफ्ट से जो होता है वो लगा होता है, क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र। और उस विद्युत जनित्र के कारण जो नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है, उस ऊष्मीय ऊर्जा को पानी गर्म करने में प्रयोग किया, और पानी की जेट के द्वारा, गर्म भाप की जेट के द्वारा हमने पंखुड़ी को चलाया, और पंखुड़ी के चलने के परिणाम स्वरूप हमने क्या किया, उसमें डायनमो जोड़ करके जो नाभिकीय ऊर्जा थी उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया। अगले स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा कर लें तो वो है वैद्युत रासायनिक सेल या रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा, अब अगला चीज क्या है कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में अंतरण, वैद्युत ऊर्जा में अंतरण।
अब क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी है, जिसको आप इन्वर्टर की बैटरी कह रहे हो, इन्वर्टर की बैटरी है, तो बैटरी में वैद्युत ऊर्जा किस रूप में रहती है, वहां पर जो होता है लेड की प्लेटें, शीशे की और लेड की प्लेटें लगी हुई होती हैं, और उसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इसमें डैनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है, सीसा संचायक सेल है आदि में, तो इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसमें कुछ रासायनिक तत्व भरे होते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड जैसे तत्व भरे होते हैं। तो क्या होता है कि उनके जो रासायनिक संगठन हैं तो वो टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो ये Na पॉजिटिव में आता है और Cl नेगेटिव में आता है, और जब Cl नेगेटिव हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करने के लिए स्वतंत्र हो गया, और इस स्वतंत्र होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपकी बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती रहती है। इस प्रकार से हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला चीज है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास लिस्टर है या पंपिंग सेट है, तो आप क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। अब इस यांत्रिक ऊर्जा को हमने किस में बदलना है, वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि जैसे लिस्टर है, पंपिंग सेट है, तो ये एक जगह पे घूमते हैं, तो जब घूमने वाला काम जो होता है, धुरी के घूमने का काम, ये ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब इस यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं कि इसी में एक अल्टरनेटर जोड़ देते हैं। तो जब अल्टरनेटर जोड़ देते हैं तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो स्रोत होता है उसको हम डायनमो या अल्टरनेटर, जो भी आप कहेंगे, डायनमो कहते हैं। आपके स्तर तक डायनमो की बात है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। कि डायनमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब अगला टॉपिक आपका है कि ऊष्मीय ऊर्जा ताप युग्म द्वारा। ऊष्मीय ऊर्जा को ताप युग्म द्वारा हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इसको क्या कैसे हम परिवर्तित करते हैं वैद्युत ऊर्जा में, ताप युग्म द्वारा, ताप युग्म द्वारा। जरा ध्यान दीजिए कि कैसे हम ताप युग्म द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें कुछ धातुओं का युग्म होता है कि अगर उनको, उनके मोटे तारों को जोड़ दिया जाए आपस में, देखिए हम जोड़ रहे हैं, ये दो मोटे तार हैं, एक तार आपका है एंटीमनी का और एक तार आपका बिस्मथ का है। ये वाला पार्ट आपका जो छायांकित कर दे रहे हैं, ये छायांकित पार्ट किस चीज का है, एंटीमनी का, एंटीमनी। और ये वाला पार्ट किस चीज का है, बिस्मथ का है, बिस्मथ का है। अब क्या करेंगे, एंटीमनी और बिस्मथ के दो मोटे तार ले लिए जाते हैं और इनके दोनों सिरों को अलग अलग तापों पर रखा जाता है, यानी कि एक सिरे को शीतल किया जाता है और एक सिरे को तप्त किया जाता है। तो इधर हमने क्या किया, शीतल कर दिया, शीतल माने ठंडा, और इधर हमने क्या किया, तप्त कर दिया, तप्त माने क्या होता है, गर्म कर दिया। तो जैसे ही हम एंटीमनी और बिस्मथ के मोटे तारों को लेते हैं और उसके एक सिरे को ठंडा और एक सिरे को गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो अगर इनको किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो उस तार के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा
बहने लगती है और जो विद्युत धारा बहती है उस विद्युत धारा को अगर हम एमीटर लगाएं तो उसमें मान दिखाई देने लगता है कि धारा कितनी बह रही है। तो इस तरीके से ताप युग्म है, इस ताप युग्म के द्वारा हम उष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। उसके लिए करते क्या हैं, मात्र इतना करना होता है कि कुछ धातुओं के युग्म, सभी धातुओं के नहीं, जैसे आपके सामने एक बता दिया गया एंटीमनी और बिस्मथ, इनके मोटे तारों को ले लिया जाता है और मोटे तारों को लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके एक सिरे को ठंडा करते हैं, एक सिरे को गर्म करते हैं, तो इन दोनों सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर इनके बीच तार जोड़ दिया जाए तो विभवांतर के कारण तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से हम उष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। यह भी एक आपका विधि है। अगला चीज आपका दे रहा है प्रकाश वैद्युत सेल। अगला टॉपिक आपका है, ये सबसे ज्यादा इस समय प्रयोग में आ रहा है, प्रकाश वैद्युत सेल। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है? आप देख रहे हैं, सोलर प्लेट देख रहे हैं, आजकल हर चीज सोलर से चल रही है, सोलर एनर्जी से चल रही है। तो जो सोलर प्लेट होते हैं उसमें तमाम प्रकाश वैद्युत सेलों की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती है। लेकिन अगर उस यूनिट में से एक सेल को ले लिया जाए तो वो एक सेल क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत सेल कहलाता है। और उस एक सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि वह विशेष विधि से बनाया जाता है। आपको इंटरमीडिएट में प्रकाश वैद्युत सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा लास्ट के चैप्टरों में। तो प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है? यह सीधे उष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा को यानी सूर्य की ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसे हम प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। इस प्रकार से सोलर एनर्जी को सीधे वैद्युत एनर्जी में परिवर्तित करने वाला यंत्र जो कहलाता है वो प्रकाश वैद्युत सेल कहलाता है और इससे भी हम वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग उत्पादन करते हैं। अगला चीज है पीजो वैद्युत सेल। पीजो वैद्युत सेल, अब ध्यान देने की चीज है, पीजो वैद्युत सेल क्या होता है? इसमें कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं, जैसे इसमें दिया होगा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज और क्या है? रोशल साल्ट, क्वार्ट्ज, रोशल साल्ट, टूरमैलीन। अगर इनके ऊपर इनके किसी क्रिस्टल को ले लिया जाए और उस क्रिस्टल के ऊपर अभिलंबवत दाब डाला जाए तो अभिलंबवत दाब डालने पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई क्रिस्टल हमने ले लिया, टूरमैलीन का एक क्रिस्टल ले लिया और इस क्रिस्टल के अभिलंबवत हम दाब डाल रहे हैं, तो इस दाब के परिणाम स्वरूप जो इसके किनारे होते हैं, ये जो सिरे होते हैं, इन सिरों के बीच में वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये पीजो वैद्युत सेल कहलाते हैं। क्या किया जाए कि क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल ले लिया जाए और उसके अभिलंबवत दाब डाला जाए, तो जो इसके पृष्ठ होते हैं ऊपरी और मतलब निचले, इन दोनों पृष्ठों के बीच में वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अगर इसको बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाए तो इस विभवांतर के कारण उस बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? पीजो वैद्युत सेल कहते हैं। तो ये 7-8 आपके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के कुछ उपाय आपको बता दिए गए हैं। यद्यपि इससे 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, वो 1 नंबर का हो या आधे नंबर का हो। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत विभवांतर क्या होता है और वैद्युत विभव क्या होता है। अब देखिए, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव, अब देखिए वैद्युत विभव क्या चीज होता है। अब देखिए, इसमें
हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सुचालक पदार्थ है, ये कोई सुचालक पदार्थ है, शुरू में इस पर कोई भी आवेश नहीं है, ये आवेश रहित है। अब हम क्या करें कि इसको कुछ पॉजिटिव आवेश दे देते हैं, जैसे ये प्लस क्यू तो हम पूरा देंगे, लेकिन कुछ पॉजिटिव आवेश दे देते हैं। तो जैसे ही हम इसको एक पॉजिटिव आवेश देंगे, तुरंत ये सेल क्या होगा, ये जो पदार्थ है ये पदार्थ धनावेशित हो जाएगा। अब चूंकि धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो अगला जब धनावेश इसको हमको देना होगा तो उसको देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य क्या होगा, ऐसे हम जब देते जाएंगे इसको धनावेश तो इस पर धनावेश आता चला जाएगा। लेकिन पहली बार जो धनावेश हमने दिया उसके बाद हम जितना भी धनावेश देंगे उस धनावेश को देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो यही किया गया कार्य होता है, यही किया गया कार्य और दिया गया आवेश, जैसे मान लीजिए Q है, दिया गया आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम किसी एक सुचालक को ले लेते हैं, मान लिया ये हमारा सुचालक A है, तो इस सुचालक A को जब हम वैद्युत आवेश देते हैं, मान लीजिए हम धनावेश दे रहे हैं, तो जब हम धनावेश का पहला पार्ट देते हैं तो पहला पार्ट धनावेश का देने में हमको कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसको जब धनावेश दे देते हैं तो ये चालक जो होता है यह धनावेशित हो जाता है। तो जब चालक धनावेशित हो जाता है तो धनावेश का अगला पार्ट देने के लिए हमको उस प्रतिकर्षण बल के अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार जो Q आवेश संपूर्ण हम इस चालक को दिए हैं, उस संपूर्ण आवेश को देने में कितना कार्य हमको करना पड़ता है, W जूल कार्य करना पड़ता है। और जब W जूल कार्य करना पड़ता है तो इस किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं, यानी कि V = W/Q। या इसकी एक और परिभाषा होती है, दूसरी परिभाषा क्या होती है कि आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश की निष्पत्ति माने अनुपात, निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं, यानी कि V = क्या होगा, W/Q। अब देखिए ये क्या हो गया, वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है कि आवेश Q को, अगर हम प्लस Q इसको रखिए, धनात्मक आवेश पर ही सारी चर्चाएं की जाती हैं, लेकिन आप जब प्लस लगा नहीं होता तो प्लस मान ही लिया जाता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि वैद्युत विभव क्या चीज होता है। तो वैद्युत विभव के लिए हम ये बता रहे हैं कि किसी धनात्मक आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं, V = W/Q। अब चलिए इसका मात्रक हम दो लोग देख लेते हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव के मात्रक की चर्चा कर लेते हैं।
तो वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक। और मूल कंसेप्ट जो आपको अभी हमने एक चार्ज पार्टिकल लेकर के समझाया है, मूल कंसेप्ट वही है, लेकिन सामान्यतः व्यवहार में यही परिभाषा आपके प्रयोग में आती है। तो वैद्युत विभव का मात्रक कैसे निकालेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q बराबर क्या हो गया, जूल कार्य का मात्रक बटे क्या हो जाएगा, Q का मात्रक आवेश का, कूलाम, या विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट बराबर हो जाएगा, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम। यानी कि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और वो क्या होता है, जूल बटे कूलाम होता है। अब वोल्ट को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। आपको बताया गया था कि जब हम मात्रकों को संकेत में लिखते हैं तो वो मात्रक जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर लिए गए हैं उनको कैपिटल लेटर्स में, और वो मात्रक जो वैज्ञानिकों के नाम पर नहीं है उनको स्मॉल लेटर में हम दर्शाते हैं। तो आपका ये जो बोल्ट मात्रक है यह एक वैज्ञानिक बोल्ट के सम्मान में लिया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल V से दर्शाते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक क्या करना है हमको, इसको यहाँ तक कि में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहीं से हम परिभाषा ले लें कि एक वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे 1 कूलम। यानी कि हम 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे लेंगे, यदि एकांक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एकांक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट यदि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव का विभव 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। फुल स्टॉप। क्या लिखा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। तो क्या हुआ कि अगर किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। अगला टॉपिक आपका आता है विभवांतर। जरा ध्यान दीजिएगा। विभव तो आपकी समझ में आ गया। अब विभवांतर क्या चीज होता है? विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या हो गया? शब्द की व्याख्या करिए तो विभव धन अंतर क्या होगा? विभव और धन अंतर। आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई गई होगी कि अकः सवर्णे दीर्घ
अ और आ का मिलकर के बड़ा आ हो जाता है, अकः श्रवणे दीर्घा। तो विभव का अंतर, तो विभव का अंतर क्या हो जाएगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, क्या हो रहा है कि किसी वस्तु को यहां से यहां लाया जा रहा है, ठीक है। तो बी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, बी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई क्यू। हम किस आवेश को ला रहे हैं, प्लस क्यू आवेश को। और ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, वी ए बराबर डब्ल्यू ए बाई क्यू। यानी कि बी बी डिफरेंस बी ए, यानी कि विभवांतर क्या होगा, बी बी डिफरेंस वी ए बराबर क्या होगा कि डब्ल्यू बी बाई क्यू माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। या आप लिख सकते हैं कि बी बी डिफरेंस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू। आपका ये समीकरण आ गया। यानी कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है, करना क्या है कि मात्र हम इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी आवेश को चलाएं। तो वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक, या परीक्षण कर दीजिए, एकांक सब छोड़ दीजिए, के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे आपको ये चित्र बनाया गया था, यहां तक ए था, यहां तक बी था, यहां तक किया गया कार्य आपका डब्ल्यू बी था, यहां तक किया गया कार्य आपका डब्ल्यू ए था, और क्या था आपका परीक्षण आवेश प्लस क्यू था। तो अगर हम डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी निकालें, यानी डब्ल्यू ए यहां तक किया गया कार्य और माइनस डब्ल्यू बी, तो फिर बचेगा क्या, यही तो बचेगा डब्ल्यू ए बी। तो बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी, यानी ए बी के बीच किया गया कार्य बटे क्यू बराबर बी। यानी विभवांतर क्या होता है कि, या आप इसको लिख सकते हैं वी ए डिफरेंस वी बी। यानी कि विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह परिभाषा आपको हो गई। अगला टॉपिक आपका है विभवांतर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। एक छोटी परिभाषा और आ जाएगी विभवांतर की, यह पूर्ण परिभाषा है। यहां आपको क्योंकि परिपथ में के संदर्भ में बात हो रही है, इसलिए हम जो परिभाषा दें वो परिपथ की परिभाषा दे दें, वो भी परिभाषा पूर्ण है। तो विभवांतर क्या चीज है, विभवांतर इसमें लिख रहे हैं कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच
किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। बात वही है, वहां हम वैद्युत क्षेत्र में ले जा रहे थे और यहां हम किसी परिपथ में ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम परिभाषा है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जो कि पहले आपका मात्रक हुआ करता था। अब अगला टॉपिक आपका है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या चीज होती है? किसी परिपथ में आवेशों की प्रवाह के समय दर को किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। I विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। तो क्या हुआ कि I का मात्रक क्या होता है? तो I का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे T का मात्रक। Q का मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है सेकेंड। यानी कि I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर बराबर हो गया कूलाम पर सेकेंड। इससे 1 एम्पियर की परिभाषा हम निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालते हैं? वैसे 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग निकालते थे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जो एक दूसरे से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर वायु अथवा निर्वात में रखे 2 सीधे समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर चालक की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। ये कक्षा 9 से हम रटते हुए चले आ रहे हैं। फिर से एक बार देखिए कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की वह मात्रा है जो वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए जो 2 सीधे समानांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित होने पर चालक के प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाती है। लेकिन ये परिभाषा बड़ी हो जा रही थी, यहां से हम एम्पियर की परिभाषा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहां से एम्पियर की परिभाषा लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। इससे परिभाषा आपकी आसान हो गई। तो आप क्या कहेंगे? 1 एम्पियर विद्युत धारा यदि, ऐसा लिखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 सेकेंड में
एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। जो उतनी बड़ी परिभाषा हमने एम्पियर की थी वो इतनी आसान हो गई कि 1 एम्पियर धारा क्या है कि यदि कोई परिपथ है, उसमें कोई चालक है, उस वैद्युत चालक के सिरों के बीच 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित हो जा रहा है तो उस चालक से होकर के बहने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। चूंकि एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक है वह भी एक वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए इसको कैपिटल AM एम्पियर दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में शायद A ही लिखा होगा या AM ही लिखा होगा, जैसा भी होगा आप अपनी किताब से देख लेंगे। तो आपको एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब अगर कोई चालक है तो उस चालक में आवेश की मात्रा कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि किसी चालक से प्रवाहित आवेश, तो किसी चालक से प्रवाहित आवेश, इसको कैसे आप हल करेंगे? आपको अभी अभी बताया गया कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q/T, या Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I इंटू T, यानी आवेश बराबर हो गया, आवेश ये बराबर हो गया विद्युत धारा और गुणे समय। इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी चालक में प्रवाहित आवेश के मान की गणना कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जो 30% कोर्स रिलैक्सेशन है उस पर आप ध्यान देते रहिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पढ़ा दी जा रही हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं हैं, उन पर कम जोर दीजिएगा, और जो कोर्स में उस पर पूर्ण जोर दीजिएगा। तो फिर अगले क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।